हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूरिका। मैं हूं गोल्डी और हम डीबीटी के पीवाईक्यूज देख रहे हैं जो हम एप्टीट्यूड पोर्शन से डील करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो जितने भी एप्टीट्यूड लिए गए हैं वो डीबीटी के पीवाईक्यूज है एंड ईयर है 2022। ठीक है, तो आपको जैसे पता है कि डीबीटी बोलो या फिर किसी भी दूसरे एग्जाम में एप्टीट्यूड का पोर्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आपको अपनी रैंक को बूस्ट करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एप्टीट्यूड को सॉल्व करना है और समझना है, क्योंकि देखिए एप्टीट्यूड जो है वो बहुत टफ नहीं आता है। अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हो तो आप काफी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख जाते हो, क्योंकि इनका एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है, पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। तो अगर आप ये समझ जाओ कि किस तरह के क्वेश्चंस आने की चांसेस है या कौन से टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आप उनकी प्रैक्टिस करो तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसी चीज को समझने के लिए एप्टीट्यूड की सीरीज पढ़ रहे हैं, एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो है, इफ x इक्वल टू y की पावर a, y इक्वल टू z की पावर b, z इक्वल टू x की पावर c, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c। मतलब आपको ये a b c इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन के लिए ना आपको क्या करना है, सिर्फ देखना है कि क्या इक्वेशन डेवलप हो सकती है और किस तरीके से हम अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि x की पावर x इक्वल टू y की पावर a जो हमको गिवन है, तो मैंने यहाँ लिख लिया x इक्वल टू y की पावर a, ये मुझे गिवन है। अब मुझे क्या है, दोनों को पावर में लाना है, तो मैं x की पावर c कर सकती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे x की पावर c दिया है। तो x की पावर c इक्वल टू y की पावर a और ये c यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, x की पावर c जो है वो किसके इक्वल है, z के इक्वल है। तो यहाँ मैं x की पावर c के इक्वल टू z कर सकती हूँ और फिर z मैंने यहाँ पे किया तो यहाँ पे y a और c आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को मुझे अगेन पावर में करना है, तो z की पावर कितनी मुझे दी गई है, z की पावर b दी गई है यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर b लिख दिया इक्वल टू y a c पहले से था और ये b मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। ठीक है, अब z की पावर b जो है वो किसके इक्वल है, y के इक्वल है, तो इसकी जगह पे मैं y लिख लेती हूँ और इक्वल टू y की पावर a b c आ गया। ठीक है, अब दोनों को अगर मुझे पावर में लाना है तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे y की कोई पावर नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ कि y की पावर 1 इक्वल टू y की पावर a b एंड c। तो अगर जब दोनों की ये जो बेस वैल्यू होती है दोनों की इक्वल होती है तो इनकी पावर भी कैसे इक्वल में आ जाती है। तो इसका क्या मतलब है कि a b c इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, देखा आपने, मैंने ए बी सी का वैल्यू निकाल लिया। अब मुझे देखना है कि क्या ये ए बी सी का वैल्यू जो मैंने निकाला है ये मेरे ऑप्शन में है, तो यस मेरे पास ऑप्शन में है, दैट इज 1। तो इसलिए ये जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, इसमें आपको बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं थी, बस इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे डील किया जाता है वो समझने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, विच वन ऑफ दीज क्यूब्स, ठीक है, इनमें से कौन सा क्यूब है जिसका सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट मतलब सबसे ज्यादा है। द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ईच क्यूब आर गिवन इन सेंटीमीटर। हर क्यूब की लेंथ आपको सेंटीमीटर में गिवन है, जैसे यहाँ पर ये 4 सेंटीमीटर है, यहाँ पे ये 2 सेंटीमीटर है, देन यहाँ पे ये 1 सेंटीमीटर है एंड हेयर इट इज 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको क्या है, सिर्फ सरफेस और वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि क्यूब के सरफेस का क्या वॉल्यूम होता है। तो अगर मैं बोलूं कि सरफेस ऑफ द क्यूब, सरफेस ऑफ क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, अगर ये दोनों फॉर्मूले आपको पता है तो आप ये क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से समझ सकते हो। और मैं कहूंगी कि आप ये सारे कुछ कुछ फॉर्मूले जो है प्लीज अपने नोटबुक में नोट डाउन करिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें से कई बार क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, तो मैं अगर आपको बताऊं कि सरफेस ऑफ क्यूब का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 6a का स्क्वायर एंड वॉल्यूम ऑफ द क्यूब होता है a का क्यूब। ठीक है, अब a क्या है, a जो है वो आपकी साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो चलिए अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पे फॉर a कैलकुलेट करती हूँ, है ना, a के लिए अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो a के लिए कैलकुलेट करती हूँ
तो यहाँ पे मुझे सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो निकालना है, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगी सरफेस टू वॉल्यूम, ठीक है। और आपको पता है सरफेस ऑफ द क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, तो सरफेस का फॉर्मूला क्या है 6a का स्क्वायर एंड वॉल्यूम क्या है a का क्यूब, ठीक है। तो 6 इंटू यहाँ पर a क्या है, यहाँ पर a है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर एंड दिस यहाँ पे 4 का क्यूब। अब जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 96 डिवाइडेड बाय 64, ठीक है। और इसको सॉल्व करने पे आप 1.5 इसका आ जाएगा आंसर। तो यानी कि सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो फॉर दिस क्यूब कितना निकल के आया हमारा 1.5, ठीक है। इसी तरह से मैं बी के लिए भी कैलकुलेट कर लूंगी, तो ये रहा बी। अब बी के लिए अगर मुझे सरफेस टू वॉल्यूम निकालना है तो ये आगे एक इस तरीके से ये फॉर्मूला आ गया, और यहाँ पे 6 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 3, तो मैं यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर लूंगी और यहाँ पर मैं 3 का क्यूब कर लूंगी, ठीक है। अब जब मैं इस वैल्यू को सॉल्व करूंगी तो ये आ जाएगा मेरा 54 डिवाइडेड बाय 27, ठीक है। और इसको सॉल्व करने पे आपकी वैल्यू निकल के आएगी 2, तो यानी कि इसका सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो कितना निकल के आ गया 2। अब सी वाले का सेम तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे सी के लिए, अगेन आपका ये फॉर्मूला तो सेम रहने वाला है, कहीं नहीं जाने वाला। तो यहाँ पे 6 इंटू 2, अब यहाँ पर क्या है ए की वैल्यू 2 है, तो 2 का स्क्वायर अपॉन 2 का क्यूब। अब जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करते हो तो यहाँ पे आ जाता है 24 डिवाइडेड बाय 8, इसको सॉल्व करने पे आपका आंसर आएगा 3, यानी इसका सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो कितना है 3 है, ठीक है। इसी तरीके से हम डी का भी कैलकुलेट कर लेंगे, और डी का जब कैलकुलेट करूंगी मैं तो ये फॉर्मूला में अगेन मुझे सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, तो यहाँ पे मैं 6 इंटू यहाँ पर ए की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर अपॉन 1 का क्यूब, और जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो आपका सिंपली आंसर 6 आएगा। तो यानी कि जो डी है इसका कितना आया सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो 6 आया। तो देखिए 1.5, 3, 2, 6 में से सबसे हाईएस्ट सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो किसका निकल के आया, फोर्थ वाले का, यानी डी का निकल के आया। तो अगर आपको ये फॉर्मूला पता था तो आप बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इफ 48 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 आवर्स, ठीक है। 48 इंसान मिलकर कुछ काम को 25 आवर्स में कंप्लीट करते हैं, तो कितना टाइम लगेगा अगर 15 आदमी सेम इसी काम को कंप्लीट करते हैं, तो ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में हमें आपको पहले भी करवा चुके हैं, 2023 एंड 24 में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है और उसको हमने सॉल्व भी किया है। तो आप देख रहे हो कि ये जो पैटर्न है लगातार फॉलो हो रहा है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत ही फ्रीक्वेंटली देखने को मिलते हैं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने क्या बताया था आपको, कि आपको क्या ध्यान रखना है, नंबर ऑफ मैन, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ डेज इनटू नंबर ऑफ आवर्स। अब नंबर ऑफ आवर्स क्या है, आपका टाइम है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मैन्स को मैंने वर्कर्स भी बोल सकती हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो जो वैल्यूज आपको गिवन है वो रखोगे आप, जो नहीं दिया है उसको नहीं रखना है। जैसे कि अब मुझे क्या है, नंबर ऑफ मेंस, इसको मैंने क्या बोल दिया W1 मान लीजिए, और इसको फिर मैंने डेज को D1 बोल दिया, और यहाँ पे आवर्स को मैंने H1 बोल दिया, ठीक है। तो अब मेरे पास वैल्यू क्या क्या है, मैन है, यानी 48 मेंस इसकी वैल्यू है, और मेरे पास 25 आवर्स इसकी वैल्यू है। डेज का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है, तो मैं डेज वाली एंटिटी को यहाँ पे काउंट नहीं करूंगी, ठीक है। अब डेज वाली एंटिटी को मैंने काउंट नहीं किया, तो मेरा फॉर्मूला क्या बन गया, W1 एंड H1 इक्वल टू W2 एंड H2। W1 क्या है, 48 मेंस, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 48 इंटू, और आवर्स कितना है आपका 25 आवर्स है, ठीक है। W2 में आपको 15 मेंस दिए, और आपको H2 की वैल्यू नहीं पता है, और एक्चुअली में आपको यही H2 वैल्यू कैलकुलेट करना है, हाउ मच टाइम विल इट टेक, यानी कि यहाँ पे आपको टाइम कैलकुलेट करना है, और H2 आपको क्या बता रहा है, टाइम ही बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं H2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगी, तो मुझे सिर्फ क्या करना है, इसको रीअरेंज करना है, और रीअरेंज करूंगी तो मैं ये आ जाएगा 48 इंटू 25, ये इधर पे आ जाएगा तो डिवाइडेड में आ जाएगा, और इक्वल टू H2। तो अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो मेरे पास H2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ तो कितना आ जाएगा,
3 से 16 यानी 16 इंटू 5, तो ये हमारा H2 क्या निकला 16 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 80। तो 80 आवर्स क्या है, इसका मतलब 15 आदमी सेम काम को 80 आवर्स में कंप्लीट करेंगे। तो ये रहा मेरा राइट आंसर। ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। So next question is, if the numerator of a fraction is increased by 15% and its denominator is decreased by 8%, the new fraction becomes 15 upon 16. Find the original fraction. ठीक है, अब मान लीजिए कि यहाँ पर लेट सपोज कि जो आपका न्यूमरेटर है, ठीक है, उसकी वैल्यू को मैं x मान लेती हूँ और जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू को मैं y मान लेती हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो न्यूमरेटर वैल्यू होती है वो ऊपर आती है और इसके नीचे जो वैल्यू आती है वो डिनोमिनेटर होती है। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू को मैं न्यूमरेटर बोलती हूँ और नीचे वाली वैल्यू को मैं डिनोमिनेटर बोलती हूँ। तो यहाँ पे मैंने न्यूमरेटर को x मान लिया एंड डिनोमिनेटर को y मान लिया। ठीक है, अब बोल रहा है कि जो न्यूमरेटर है वो इंक्रीज हो रहा है 15% से, अपनी ही वैल्यू से 15% इंक्रीज हो रहा है। तो 15% है तो इसका वैल्यू कैसे निकालूंगी मैं कि x इंटू 15%, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.15x। ठीक है, तो क्या मैं इस x यानी कि ये जो न्यूमरेटर है x इसमें इंक्रीज हो रहा है तो मैं प्लस इसको ऐड कर देती हूँ 0.15x। ठीक है, अब सिमिलरली डिनोमिनेटर डिक्रीज हो रहा है तो डिनोमिनेटर क्या है आपका y है और डिक्रीज हो रहा है 8%। तो पहले तो इसको परसेंट में निकाल लेते हैं, परसेंट तो इसको सॉल्व कर लेते हैं तो इसकी वैल्यू 0.08y आ जाएगी। ठीक है, अब इतनी वैल्यू जो हो रही है वो डिक्रीज हो रही है, इट्स डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 8%, यानी अपनी ही वैल्यू से अपने डिनोमिनेटर से 8% डिक्रीज हो रही है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि y माइनस डिक्रीज हो रही है इसलिए मैंने इसको माइनस का साइन दे दिया एंड 0.08y। ठीक है, द न्यू फ्रैक्शंस बिकम्स 15 अपॉन 16। तो जो नया फ्रैक्शन है वो कितना आ गया 15/16, इतना आ गया। तो मैंने क्या कर लिया, एक इक्वेशन क्रिएट कर लिया। अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। जैसे ही हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, ये वाली चीज को इसको मैं यहाँ शिफ्ट कर दूंगी और इसको मैं यहाँ शिफ्ट कर दूंगी। तो क्या हुआ 16x प्लस 16 0.15x इक्वल टू 15y माइनस 15 0.08y। राइट, अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो ये आ जाएगा 16x प्लस इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2.4x, देन इसको सॉल्व करने में 15y एंड दिस इज 1.2y आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है। तो इन दोनों को जैसे ही मैंने प्लस किया तो ये आ जाएगा मेरा 18.4x, this value 18.4x and this is equal to 13.8y। ठीक है, अब जब ये वैल्यू निकल के आई तो अब मैं क्या करूंगी, इस वैल्यू को यहाँ पर ये x है तो y को मैं इधर शिफ्ट कर लूंगी तो x अपॉन y आ गया। ठीक है, इक्वल टू 13.8 और ये वाली वैल्यू को जब मैं इधर शिफ्ट करूंगी तो ये आ जाएगी डिनोमिनेटर यानी नीचे की तरफ, तो ये आ जाएगा 18.4। ठीक है, अब जब इस वैल्यू को आप सॉल्व करोगे तो पूरा सॉल्व करने के बाद आपके पास 3/4 निकल कर आएगा। सिंपल मैथमेटिक्स से कुछ भी नहीं है, आपको इस डेसिमल को हटा के इसको सॉल्व करना है तो 3/4 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और आप देखोगे कि क्या ये आंसर आपके ऑप्शन में दिया है, तो यस दिया है 3/4। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, if 2 की पावर x इक्वल टू 3 की पावर y इक्वल टू 6 की पावर z इक्वल टू k, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन x, y एंड z। ठीक है, आपको x, y और z का रिलेशनशिप निकालना है। तो हमें क्या क्या गिवन है, 2 की पावर x इक्वल टू 3 की पावर y इक्वल टू 6 की पावर z इक्वल टू k। तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि k इक्वल टू 2 की पावर x, ठीक है, k इक्वल टू 2 की पावर x, क्योंकि सब इक्वल में है तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। अब इस x वाली वैल्यू को अगर मुझे इक्वल टू के इस साइड शिफ्ट करना हो तो कैसे शिफ्ट करूंगी मैं, k 1 अपॉन x इक्वल टू 2, इस तरीके से मैं शिफ्ट कर लूंगी।
ठीक है। अभी सिमिलरली मैं क्या करती हूँ कि k के इक्वल टू 3 की पावर y, तो जब मैं इस y को यहाँ शिफ्ट करूंगी तो ये आ जाएगा k 1/y इक्वल टू 3, ठीक है। और यहाँ पे मैं k इक्वल टू 6z लिख लेती हूँ, तो z को यहाँ पे शिफ्ट करने पर k 1/z इक्वल टू 6 आ जाएगा। ये सिर्फ मैथमेटिक्स है और कुछ भी नहीं। अगर 10th 12th की 11th की मैथमेटिक्स हमको आती है तो ये सारे कंसेप्ट हमें पता है, हमें पता है कि कौन सी वैल्यू किस तरीके से हमको उसके साथ डील करना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि 2 3 6, तो क्या ये आप देख के बता सकते हो कि 2 इंटू 3 करूंगी तो इक्वल टू 6 आएगा, इस 2 इंटू 3 को करूंगी तो इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो इस 2 की जगह मैंने जो वैल्यू निकाली है वो लिख सकती हूँ, तो इस 2 की जगह मैं ये वाली वैल्यू लिख सकती हूँ k 1/x इंटू 3 की जगह ये वाली वैल्यू लिख देती हूँ तो k 1/4 इक्वल टू 6 की जगह ये वाली वैल्यू लिख देती है तो k 1/z। ये चीजें आ गई। अब जैसे ही ये चीजें आई तो क्या आप देखोगे कि इन सबका जो बेस है वो सेम है, और जब सबका बेस सेम होता है, ठीक है, तो इनकी वैल्यू, इनके जो पावर है इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इन दोनों को देखिए, ये वाला वैल्यू और इस वाले वैल्यू को देखिए कि इन दोनों का बेस जो है सेम है। जब इनका बेस सेम है और इनके बीच में मल्टीप्लीकेशन का रिलेशनशिप हो तो जो पावर में वैल्यूज रहती है उनका एडिशन हो जाता है, ठीक है। ये चीज आपको पता है, और नहीं पता तो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, कि आपको क्या ध्यान रखना है। मैंने क्या बोला कि अगर कोई बेस सेम रहता है और उनके बीच में मल्टीप्लीकेशन का रिलेशनशिप है तो इनकी पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। अगर बेस सेम हो और यहाँ पर डिवाइड वाला रिलेशनशिप हो इन दोनों के बीच में तो इनकी जो पावर है वो माइनस में आ जाती है। तो अभी ये मल्टीप्लीकेशन में है तो इनकी पावर क्या हो गई, ऐड हो गई, 1/x प्लस 1/y। इस तरीके से क्या हो गई, इनकी पावर ऐड हो गई एंड इक्वल टू k 1/z। अब यहाँ पर देखिए ये बेस और ये बेस सेम है तो क्या इनके पावर भी इक्वल में आ जाएंगे, तो यस डेफिनेटली आ जाएंगे। तो क्या रिलेशनशिप बनेगा, 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/z। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि इस तरीके का रिलेशनशिप मैंने x, y और z के बीच में स्टेब्लिश कर लिया है। अब इसको चेक करने के लिए मुझे ये देखना है कि क्या ऐसा कोई ऑप्शन मुझे दिया गया है इन चारों में से। तो अगर आप देखेंगे तो आप फाइंड आउट कर पाएंगे कि यस मेरे पास ऐसा एक ऑप्शन है। जैसे ये थर्ड वाला ऑप्शन देखिए, तो 1/x, दिस इज 1/x प्लस 1/y प्लस 1/y इक्वल टू 1/z इक्वल टू 1/z, यानी ये थर्ड वाला जो है ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, समझ गए आप कि किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को डील किया। फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिगर बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें आपको नेक्स्ट इमेज बतानी है कि इसके बाद कौन सी इमेज आएगी। इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो इमेज है इसका क्या क्राइटेरिया है, मतलब किस बेसिस पे इसको अरेंज किया गया, ठीक है। तो चलिए वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्या है कि पहले डॉट्स यहाँ पर है, ठीक है, फिर उसके बाद 1 और 2 दो पोजीशन को छोड़ा गया और यहाँ पे डॉट्स आ गए, ठीक है, इसको और इसको छोड़ के डॉट्स यहाँ पर आ गए, ठीक है। तो यानी कि दो जगह हमने छोड़ी और उसके बाद हमने डॉट को पुट किया, ठीक है। और ये कैसा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया था। आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब यहाँ पर कोई वैल्यू थी और यहाँ पर इस वाले सर्कल में आप देखोगे वो यहाँ पर शिफ्ट हो गए, मतलब वैल्यू यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुई, यानी कि रिवर्स में गई है, रिवर्स में गई है। और कितने पे गई है, एक ही कॉलम छोड़ के गई है। यहाँ पर इस तरीके से था, यहाँ पे डॉट्स थे, यहाँ से डॉट्स यहाँ पर गए हैं, यानी ये रिवर्स में गई है और एक ही कॉलम छोड़ के गई है, ठीक है। तो पहले तो फॉरवर्ड था फिर रिवर्स था, तो अब क्या होगा, फॉरवर्ड होगा। समझ पा रहे हो आप, पहले फॉरवर्ड था फिर रिवर्स था, तो अब क्या होगा, आप अगेन फॉरवर्ड होगा, मतलब आपके डॉट्स इसी डायरेक्शन में कहीं पर आएंगे, ठीक है। और पहले हमने दो प्लेसेस को वेकेंट किया, उसके बाद डॉट्स पुट किए, फिर उसके बाद एक प्लेस को वेकेंट किया, फिर डॉट पुट किए। तो अब यहाँ पे क्या होगा, 2 1 0, यानी कि अब कोई भी कॉलम नहीं छूटेगा और कोई भी, यानी कि ये जो स्पेस है कोई भी नहीं छूटेगा। और फॉरवर्ड डायरेक्शन में यहाँ से ये जो डॉट्स है वो पुट होकर यहाँ पर आ जाएंगे, तो यहाँ से यहाँ पर आ गए और हमने कोई भी इस तरीके का स्पेस नहीं छोड़ा है, ठीक है। तो इसलिए जो ऑप्शन 1 है वो करेक्ट हो जाता है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर ऑफ द वर्ड पाटलिपुत्र। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे पूछा है कि ये आपको एक वर्ड दिया है पाटलिपुत्र, इसमें से आप ये जो लेटर है ना, ये पाटलिपुत्र में जितने लेटर्स है, इन लेटर से कितने सारे वर्ड्स बन सकते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आना चाहिए, बट इट्स ओके अगर आपको नहीं आता तो एक सिंपल से तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले तो मैं यहाँ पर ये पाटलिपुत्र लिख लेती हूँ। ठीक है, और सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसमें कितने लेटर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी टोटल मेरे पास 11 लेटर्स है। ठीक है, फिर एक एक लेटर को हम देखते हैं कि वो कितने बार आए हैं। जैसे कि पी को देखते हैं, तो पी यहाँ पर एक बार है, पी यहाँ पर एक बार है, यानी 2 बार ही आया है। ठीक है, उसके बाद ए को देखते हैं, तो ए जो है वो एक बार यहाँ पर है, एक बार यहाँ पर है एंड एक बार यहाँ पर है, यानी ये 3 बार आया है। अब टी की देखते हैं, तो टी जो है आपका एक बार इधर आया है, एक बार इधर आया है। ठीक है, ये भी 2 टाइम्स आया है। फिर उसके बाद एल देखा जाए तो वो एक ही बार आया है। ठीक है, फिर उसके बाद आप आई देखोगे तो वो भी एक ही बार आया है। एंड क्या बचा हमारे पास, यू। तो यू को अगर हम देखते हैं तो वो भी एक ही बार आया है। लास्ट वाला है आर, और आर भी एक ही बार आया है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि हम यहाँ पर एन फैक्टोरियल अपॉन जितने भी यहाँ पर नंबर्स आए हैं जो बार बार आए हैं उनका फैक्टोरियल निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एन फैक्टोरियल, एन मतलब क्या है, टोटल वैल्यू। तो चलिए इस तरीके से इसको कैसे सॉल्व करते हैं। टोटल है हमारा 11, तो मैंने यहाँ पर 11 फैक्टोरियल कर लिया। फिर नीचे मैंने 2 फैक्टोरियल किया, देन 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एंड अगेन 2 फैक्टोरियल, और 1 का फैक्टोरियल कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो 1 हम यहाँ पे काउंट नहीं करें। तो हमारा ये जो है ये चीज निकल के आई। अब हमें ऑप्शन में देखना है कि क्या इस तरह का ऑप्शन हमें दिया गया है या फिर इसको हम आगे सॉल्व करें। तो हम जब ढूंढेंगे तो हमें दिखेगा कि देखिए 11 फैक्टोरियल 11 11 सब में। अब यहाँ पर देखिए कि 2 3 और 2, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सिर्फ 2 3 है, तो ये नहीं होगा, इसमें 2 2 3 है, यानी ये 2 2 और ये 3, तो ये ऑप्शन हो गया सही। इसमें 3 1 2 है और 1 तो है ही नहीं, और यहाँ पे सिर्फ 3 है, तो ये दोनों ऑप्शन भी नहीं होंगे। तो आपका क्या राइट आंसर निकल के आ गया, 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। चलिए एक बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको नेक्स्ट नंबर सीरीज पता करना है। तो इसके लिए तो पहले हमें इसका पैटर्न ढूंढना पड़ेगा कि किस पैटर्न में ये अरेंज है। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 71 76 69 74 67 एंड 72। ठीक है, तो जितना मैं देख पा रही हूँ इसको हम जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं वो ये कि 71 में मैं अगर +5 को ऐड करती हूँ तो मेरा आ जाएगा 76। 76 में अगर मैं -7 करूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा 69। अगर 69 में मैं +5 करूंगी तो अगेन मेरा आंसर 74 आ जाएगा। देखिए जब कोई वैल्यू बढ़ रही होती है तो आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है कि अगर कोई वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो आपको चेक करना होता है कि कहीं वो मल्टीप्लिकेशन में तो नहीं है, कहीं वो एडिशन में तो नहीं है। और जब कोई भी वैल्यू डिक्रीज हो रही हो तो आपको ये चेक करना है कि कहीं वो डिवाइड में तो नहीं है और या वो कहीं माइनस में तो नहीं है। तो यहाँ पर वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो मैं या प्लस या मल्टीप्लिकेशन चेक करूंगी। ठीक है, और जब 76 से 69 जा रहा है तो वहां पे वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो मैं यहाँ पे माइनस या डिवाइड देखूंगी तो मुझे माइनस मिला। ठीक है, अब इसी तरीके से 74 में से 67 डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है और मैं चेक करूंगी कितना डिक्रीज हो रहा है, तो ये -7 डिक्रीज हो रहा है। तो सिमिलरली अब 67 से 72 वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और कितना इंक्रीज हो रही है, +5। तो यानी एक बार प्लस है फिर माइनस है, प्लस है माइनस है प्लस है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा। और माइनस भी कितना होगा, 7 का, क्योंकि यहाँ भी 7 यहाँ भी 7, तो हम यहाँ भी 7 को ही माइनस करेंगे। और जब मैं 72 में से ये जो वैल्यू है मेरी 72, इस 72 में से मैं -7 करूंगी तो मुझे वैल्यू मिलेगी वो होगी 65। तो यानी कि इस कॉलम में 65 जो है नेक्स्ट नंबर सीरीज नंबर आपका आने वाला है। तो 65 हमें ऑप्शन में गिवन है, तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो आ गया अब आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन जो फिगर बेस्ड है, ठीक है। और इस फिगर बेस्ड क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ ट्राइंगल्स पता करना है, ठीक है। तो सिमिलरली 1 बाय 1 हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम लेफ्ट वाले ट्राइंगल को देख लेते हैं। तो देखिए एक ये ट्राइंगल बन रहा है, दूसरा ट्राइंगल ये बन रहा है और तीसरा ये बड़ा सा ट्राइंगल बन रहा है। तो यहाँ पे मैंने टोटल 3 लिख दिया, ठीक है। अब राइट वाले में देखेंगे तो एक ये ट्राइंगल बन रहा है, दूसरा ये ट्राइंगल बन रहा है और तीसरा ये पूरा ट्राइंगल बन रहा है। तो ये भी हो गया 3, ठीक है। अब सेंटर के ट्राइंगल्स देख लेते हैं कि सेंटर में कौन कौन से ट्राइंगल है। तो देखिए एक ये वाला ट्राइंगल है 1, ठीक है। फिर उसके बाद एक ये वाला ट्राइंगल है 2, ठीक है। दिस इज 3 एंड दिस इज, ये पूरा अगर मैं लूंगी तो ये हो जाएगा 4 और ये पूरा हो गया 5। ये पूरा भी तो हो गया, ये पूरा भी तो हो गया 5। तो यहाँ पर आ गया सेंटर में 5, ठीक है। अब इसके अलावा और देख लेते हैं कि कौन कौन से ट्राइंगल बचे हुए हैं। तो देखिए और कौन कौन से ट्राइंगल है। एक तो ये पूरा ले सकती हूँ मैं, ये पूरा 1 हो गया, ये पूरा 1 ट्राइंगल। फिर ये ऐसे ही करके ये पूरा 2 ट्राइंगल हो गया, ठीक है। ये पूरा 2 ट्राइंगल हो गया। और उसके बाद आप क्या देखोगे कि बड़े बड़े और कौन से ट्राइंगल है, 2 तो ये हो गए, ठीक है, +2। नेक्स्ट कोई ट्रायंगल अगर हमारी नजर से बच रहा है तो वो कौन सा ट्रायंगल हो सकता है। एक ये बड़ा वाला पूरा ट्रायंगल ले लीजिए, ये पूरा बड़ा सा ट्रायंगल ले लिया मैंने, तो ये हो गया +1। और कौन सा ट्रायंगल बच रहा है, तो यहाँ पर हमारा ट्रायंगल कौन सा बच रहा है, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो शायद हमारा ये वाला एक ट्रायंगल बचा है, राइट। ये वाला बड़ा सा एक ट्रायंगल बच रहा है। और देख लेते हैं कि कोई और ट्रायंगल तो बचा नहीं है, ठीक है। एक बार अच्छे से देख लेते हैं। तो हमारा हमने क्या क्या देख लिया, ये सारे ट्रायंगल्स देख लिए। अब कौन सा ट्रायंगल नहीं बचना चाहिए, कुछ छूटना नहीं चाहिए, है ना। ये बड़ा वाला ट्रायंगल हमने ले लिया, ये वाला ट्रायंगल भी ले लिया। तो इस तरीके से मेरे पास जो है टोटल कितना आ गया, 1 2 3, और यहाँ पे कोई बड़ा सा ट्रायंगल छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो कौन सा ट्रायंगल रह गया हमारा, एक और ट्रायंगल हमारा बच रहा है, ठीक है। ये हो गया 3 3, दिस इज क्या 6 +5 5, यहाँ पे 1 कर देते हैं तो 6, ये हो गया 12, ये दिस इज 13 एंड 14। और एक और ट्रायंगल हमारे पास कहीं छूट रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इस फिगर में टोटल हमें 15 ट्रायंगल्स मिलेंगे, ठीक है। तो एक कोई ट्रायंगल यहाँ पर जो है हमारा रह रहा है, ठीक है। हो सकता है कोई बड़ा सा ट्रायंगल हो, तो वो कौन सा ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल है क्या, शायद ये वाला ट्रायंगल है कि हो चुका है हमारा। एक बार आप टोटल इसमें ट्रायंगल्स को काउंट कर सकते हो एक एक करके, और जब आप काउंट करोगे तो आपको टोटल 15 ट्रायंगल्स मिलने वाले हैं, ठीक है। तो हम ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं इस क्वेश्चन में और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बट यस, जब आप सारे के सारे ट्रायंगल्स काउंट कर लोगे तो आपको टोटल 15 ट्रायंगल्स ही मिलने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। देखिए अब इस क्वेश्चन में आपको रेक्टेंगल्स फाइंड करने हैं, ठीक है, कि कितने रेक्टेंगल्स यहाँ पर हैं। तो इस डायग्राम में अगर आप रेक्टेंगल्स देखोगे तो पहले तो हम ये बड़ा वाला रेक्टेंगल ले लेते हैं, तो ये हो गया आपका एक बड़ा वाला रेक्टेंगल, ठीक है। उसके बाद छोटे छोटे रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल ये हो गया, दूसरा ये हो गया, दिस इज 3rd, और ये 4th, और ये पूरा 5, ठीक है। ये पूरे 5 रेक्टेंगल हो गए, ठीक है। अब चलिए कॉम्बिनेशन में देख लेते हैं, कॉम्बिनेशन में कौन कौन से रेक्टेंगल है। तो हो सकता है कि एक कॉम्बिनेशन आपको ये वाला मिल जाए, ठीक है, पॉसिबिलिटी है ना। और दूसरा हो सकता है कि आपको ये वाला मिल जाए, तो ये हो गया दूसरा। तीसरा आपको ये दोनों का मिल जाए, ये हो गया तीसरा। चौथे में ये आपको पूरा मिल सकता है, ठीक है, ये पूरा मिल सकता है, तो ये हो गए 4। इसके अलावा कोई और बच रहा है क्या, एक बार अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप एक बार अच्छे से देखोगे तो आई थिंक कोई और रेक्टेंगल तो नहीं बच रहा है। तो कितना हो गया, ये 1 + 4 5 एंड 5, तो इक्वल टू हो गया 10। यानी कि यहाँ पर कितने टोटल रेक्टेंगल बन रहे हैं, सिर्फ 10 रेक्टेंगल्स बन रहे हैं इस पर्टिकुलर फिगर में देखा जाए तो, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किए। ये कुछ क्वेश्चन थे जो डीबीटी के 2022 में एप्टीट्यूड पोर्शन से थे, ठीक है।
आई होप कि जितना मुझे इनको सॉल्व करने में, आपके साथ डिस्कस करने में मजा आया, उतना ही आपने भी इंजॉय किया होगा और आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर ये सीरीज एप्टीट्यूड के ये पोर्शंस, ये वीडियोस आपको आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल लग रहे हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हो। ठीक है, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर आप मुझे हर वीडियो का फीडबैक देंगे तो मुझे भी ये एक मोटिवेशन देने का काम करता है और मुझे आपके फीडबैक्स पढ़ना भी अच्छा लगता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है या किसी तरह का कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो प्लीज इसको मेंशन कीजिए, है ना। तो चलिए, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी कुछ और कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।